अब मैं जिन्हें बुलाऊं उनसे मेरा परिचय कुछ यूं हुआ कि मैंने कविताओं पे बहुत काम करना शुरू कर दिया और कहानियां थोड़ी पीछे छूट गई। भले ही मैं नाटक करता था पर वो भी कुछ दिन के लिए बीच में छूट गया था। तो लोगों ने कहा, क्या भाई आप लोग कविताओं पे बहुत काम कर रहे हैं, कहानियां क्यों छोड़ दे रहे हैं? मैंने कहा ये बात तो सही है, तो इस बार थोड़ा कहानी पे काम करते हैं। और लिटरेरिया 18 का वो पहला उसकी परिकल्पना जब हुई तो हमने कहा एक दिन हम इसमें ना कहानियों का रखेंगे। तो हमने कहा कुछ कहानी हम कहानीकार को बुलाएंगे, कहानीकार अपनी कहानी पढ़े। लेकिन मेरा एक अनुभव ये था कि हर कहानीकार बहुत अच्छे से अपनी कहानी नहीं पढ़ पाता है, और वो लंबी कहानी हो तो हो सकता है कि दर्शक, क्योंकि मैं नाटककार हूं तो मैं दर्शक को ज्यादा ध्यान में रखता हूं, श्रोता से भी ज्यादा ये दर्शक दिखाई देता है। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं थोड़ा रोचक ढंग से कि कुछ हिस्सा हम मंच पे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें और कुछ हिस्सा लेखक पढ़े और ये सिंक्रोनाइज हो, ताकि वो रोचकता बनी रहे। लेकिन तैयारी में हम ऐसे उलझे कि नाटक के लिए स्क्रिप्ट तैयार करना, रिहर्सल करना, उसके लिए समय नहीं बचा। तो मैंने कहा अब जल्दी में क्या कर सकते हैं, तो इसने मुझे फिल्म मेकिंग में उतार दिया। सच कह रहा हूं कि पहली बार जो दो कहानियां मैंने पैरेलल शूट की, एक वंदना राग की क्रिसमस कैरोल और एक चंदन पांडे की जमीन अपनी तो थी। एक दिन इसकी शूटिंग हो रही है, दूसरे दिन उसकी हो रही है, और लिटरेरिया में मैं 2 दिन उसकी एडिटिंग में लगा रहा हूँ। तो जिन्हें मैं बुला रहा हूँ चंदन पांडे, उनसे मेरा पहला परिचय यही था। जमीन अपनी तो थी, लेकिन वो परिचय हुआ उनके आने के बाद। उसके पहले मैं सिर्फ वो कहानी पढ़ रहा हूँ उसके। अनिकेत, जिस पर मैं नया नाटक अभी शुरू करने जा रहा हूँ, अपना कागज दिखाओ अनिकेत। और पहली बार मैंने सोचा कि इसका नाम अनिकेत क्यों है। ये जमीन अपनी तो थी शूट करते समय भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि इस पात्र का नाम अनिकेत क्यों है। दरअसल कहूं तो मैं लकी में ज्यादा फंस गया था। उस लकी, कल जब द्वंद्व से परे की बात हो रही थी कि द्वंद्व से परे हो जाना, और मनोज जी ने कहा कि द्वंद्व से परे हो जाना क्या क्रूर हो जाने का लक्षण है या क्रूर हो जाना है, तो वो वैसा ही पात्र है, वो क्रूर है। और बेहद सनकी सा वो पात्र मुझे लगा पूरी कहानी पढ़ते हुए। ये कैसा पात्र है, कैसे सोचता है, क्या करता है, मैं ये भूमिका किसको दूं? अंत में मैंने कहा मैं खुद ही करता हूं, और मैंने वो काम किया। अब मैं वो फिल्म देखता हूं तो मुझे बहुत सी कमियां दिखती हैं, पर उस समय जब पूरा कर गया तो मैंने कहा यार मैंने क्या किया है ये। पटना में मैंने वो फिल्म दिखाई, फिल्म दिखाने के बाद लोगों ने कहा कि निर्देशक थोड़ा बुलाइए, बात करेंगे हम लोग। और जैसे ही मैं सामने गया तो जो सामने महिलाओं की पांत बैठी थी, करी अरे बाप यही है। मैंने माफी मांगी कि भाई वो जो पर्दे पे देख रही मैं वो नहीं हूँ, वो सिर्फ एक किरदार था। तो चंदन से मेरा वो परिचय वहां से हुआ। फिर मैंने वैधानिक गल्प भी वो पढ़ते हुए मुझे लगा कि इस पर तो पूरी सीरीज बनाई जा सकती है, और उसका फिनांस मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं अब तक शुरू कर देता। खैर, मैं अब उनकी बात उन्हीं से हम सुने। मैं चंदन को बुलाता हूँ और अपनी बात कहें। चंदन पांडे। नमस्कार। ये विषय पर आने से पहले मैं एक बात की खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि शांति निकेतन में हिंदी के इतने मूर्धन्य और युवा, जो अभी युवाओं में तो जो सबसे अच्छा लिख रहे हैं अभी, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि कहना बहुत आसान है कि हम अगले साल फिर आएंगे, लेकिन आता होता कोई नहीं है। कोई नहीं आता, किसी को समय मतलब वापसी बहुत कठिन होती है। तो अब जब तक मैं हूं यहाँ पर, यानी जब तक श्रुति की नौकरी रहेगी, तो
तब तक के लिए बातों का जखीरा हमारे पास जमा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहेगा कि भाई निहाल, मान लीजिए निहाल का, कि निहाल आए और शहर घूमे, उस शहर पे घूमते हुए हमें देखना कैसा लगा। तो ये हमारे लिए एक जखीरा तैयार हुआ है, और मुझे भी थोड़ा काम करके अच्छा लगा कि एक अनुशासन, दूसरी चीज़ को लिखने के अलावा अमूमन हम लोग रिसीविंग एंड पे रहते हैं कि, या गिविंग एंड पे, कि भाई हाँ हमको पिक करने नहीं आया, या हमको, तो वो चीज़ें मैं जो जहाँ जहाँ मैंने कभी गैप फील किया होगा, उसको मैंने सोचा था कि वो चीज़ नहीं होने देनी है। मतलब गलतियां हो तो नहीं हो, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है। तो इस चीज़ के लिए, आपके यहाँ आने के लिए, ये पर्सनल मेरे लिए एक थाती की तरह है, और मैं शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक विषय की बात है, तो विषय पर बोलते हुए मुझे पेशवा की एक कविता याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि मतलब जो नायक है, ये कायरोस ने लिखी है, कायरोस वाले नाम से उन्होंने लिखी है, कि वो प्रेमिका आने वाली है शहर में, और उसके आने को वो इतना जी चुके हैं कि वो जब उतरेगी स्टेशन से, वह जब होटल आएगी, या जो कुछ भी होगा, उसको इतनी बार जी चुका है पात्र, कि अब उसको उसके वास्तविक आने का कोई इंतजार नहीं है। तो जब हम इस विषय पर सोच रहे थे, बोल रहे थे, तो टुकड़ों टुकड़ों में ये चीज़ दिमाग में इतनी बार चल चुकी है कि हो सकता है बहुत सारी बात मैं इसलिए ना कह पाऊँ कि जैसे भांग खाए हुए आदमी को होता है ना कि बोल दिया है, भले बोला ना हो, तो उस तरह की स्थिति रहेगी। फिर भी सबसे पहला द्वंद्व, और द्वंद्व से ही शुरू करेंगे। अब इस लेवल पे आकर रहने लगा है कि जो शेक्सपियर का द्वंद्व था कि टू बी और नॉट टू बी, तो एक बड़े स्तर पर टू राइट और नॉट टू राइट का द्वंद्व रहता है कि लिखे कि नहीं। और वो ऐसे नहीं है। टुकड़े टुकड़ों में अगर मैं बात कहूँ कि हमने द्वंद्व की बात की, और सीधा हम मोदी की सत्ता को चैलेंज कर देते हैं, जबकि उन शक्तियों को मजबूत करने वाली ताकतें हमारे घर में, हमारे परिवार, हमारे पड़ोस में, हमारे मित्रों में रहती हैं। उनसे हमारा बड़ा अच्छा दोस्ताना रहता है। वे हमें समय समय पर खींचते भी रहते हैं, ट्रोल करते रहते हैं। अभी तक मुझे लगता है किसी एक दो सज्जन ने ट्रोलिंग की बात की। आपके द्वंद्व कैसे बनते होंगे आखिर में? वो बाहर से तो बनते नहीं हैं कि कोई भगवान आए और आपके दिमाग में डाल के चले गए द्वंद्व। जो स्थितियां आप फेस करते हैं, जो इन स्थितियों से आपका सामना होता है, वही आपके द्वंद्व में बदलते हैं। और आरोही ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि द्वंद्व एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक बड़े स्तर, अगर ज़्यादा लंबा आप उसे खींच देते हैं, कल रात के डिनर की तरह, तो वो फिर प्रिविलेज हो जाता है। द्वंद्व भी आपका एक प्रिविलेज हो सकता है, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम लोग, हमारे लिए समस्याएं सच में, जब हम लोग कल निहाल ही, आगे निहाल को कोट कर रहा हूँ, इन्होंने पैराफ्रेज किया कि हमारे जो द्वंद्व हैं वह राइटिंग टेबल के बाहर हैं। इसके दो मतलब है कि बहुत पहले के ज़मानों में प्रेम करने वाले लोगों के लिए इतनी मुश्किलें प्रेम के संबंध के बाहर होती थी कि जब वे लड़ झगड़ कर शादी कर लेते थे, तब उन्हें अपनी समस्या समझ में आती थी कि हम तो कहीं से कॉम्पिटेबल थे ही नहीं। अगर वो अगर वो समाज उन पर वो एडिशनल दबाव न बनाता, तो हो सकता है कि वो शुरू में ही समझ जाते कि भाई हम दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन शादी ब्याह दूसरी चीजें हैं। निहाल का जो प्रश्न था, और इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे सभी लोगों को दूसरों की तनख्वाह अच्छी लगती है, वैसे मुझे कल से परसों से दूसरों के द्वंद्व बड़े कंफर्टेबल लग रहे थे कि अच्छा, काश ये द्वंद्व मेरा हो कि राइटिंग टेबल पे कोई द्वंद्व ना हो, बाहर तो फिर देख ही लेंगे। लेकिन जो बाहर में द्वंद्व फेस कर रहा है, जो बैठकर नेटफ्लिक्स के मैनेजमेंट को फेस कर रहा है, जैसे बचपन में अगर आप पढ़ने में तेज होते थे तो आप क्लास मॉनिटर भी हैं, अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं,
सब कुछ आप हो जाते थे। अब जाके बदला है बच्चों के स्कूलों में। अब देख रहा हूँ, हम लोग के ज़माने तक हम ही लोग सब कुछ हुआ करते थे। तो वही हाल है कि आपने अगर एक बड़ी बढ़िया एमबीए की डिग्री ले ली, तो आप कहानियाँ भी जज कर रहे हैं कि कौन सा सीन जाएगा, कौन सा प्लॉट पास होगा, कौन सा नहीं होगा। वे लोग राइटर्स को ही बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लोग राइटर्स को ही बताते हैं, और उसके बताने में कहीं से उनकी प्रोफेशनल मजबूरी नहीं है, वो उनका दम्भ है कि इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, मैं बताऊंगा कि जनता या नेटफ्लिक्स के ऑडियंस को पता नहीं जनता कहेंगे कि नहीं, क्योंकि वो 600 रुपये महीना एवेल करना भी एक कॉस्ट है। तो वो उसे क्या देखेगी। और नेटफ्लिक्स यहाँ सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं है, सभी चीज़ों पे मैं कह रहा हूँ। तो जब निहाल ने कल कहा कि टेबल के बाहर का द्वंद्व, तो हमारे लिए जो टेबल के भीतर पे इतने सारे द्वंद्व रहते हैं, जब बैठते हैं हम लोग। मैं आरोही से बात करते हुए बता रहा था कि अगर कीर्तिगान मैंने न लिखा होता तो मैं शायद नौकरी न छोड़ता, क्योंकि नौकरी छोड़ने की तैयारी मैं 2014 से कर रहा हूँ, जब से शादी हुई। लेकिन वो बस बाहर ही बाहर था। वह उपन्यास लिखते हुए मैंने जो बदलाव, और सच में वैसे वैसे ही चीज़ मेरे साथ घट गई घर में, कि जब लगा कि यस, जिसकी मॉब लिंचिंग हो गई वो मेरे सामने बैठा हुआ है, वो पात्र ही ऐसा है, उसके सामने उसको लोग दिखते हैं वो लोग। तो हमारे जो अपने टेबल के द्वंद्व हैं, उनमें सबसे पहली चीज को जो मैंने रखा है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोरालिटी। नैतिकता का द्वंद्व हमारे सामने बहुत बड़ा हो चुका है, मेरे लिए कम से कम, कि धीरे धीरे, मतलब हम उन संस्कारों से निकल कर आए हैं जहां से चोरी करना पाप होता है, किसी को गाली देना खराब बात होती है। और हम वहां से निकलकर, यानी कि जो पारंपरिक या प्रचलित किस्म की नैतिकता है, उसके विरुद्ध जब हम संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, जो बंधुत्व की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, वह सफर बहुत लंबा है। और अभी कल ही जितेंद्र विसारिया ने मेरे एक नॉवल में एक बहुत अच्छी कमी निकाली है कि यहाँ ये गैप है। वो अगेन मोरालिटी का ही क्वेश्चन है कि हमारा वहाँ तक ये वास्ट ब्रेन पहुँचा ही नहीं होगा कि ये भी एक नैतिकता का सवाल हो सकता है। तो संवैधानिक नैतिकता जो कि हमारे समय में अब तक स्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, हम अभी भी, और सोशल मीडिया के ज़माने में और पोस्ट 2012-13 जब ये बताया जाने लगा साहित्य के भीतर और साहित्य के बाहर, मतलब समाज में भी, कि 2012 के पहले कहीं कुछ हुआ ही नहीं देश में, और साहित्य में भी जब से सोशल मीडिया पॉपुलर हुआ तब से ये बताया जाने लगा कि अगर आप कोई स्टैंड लेते हैं तो सबसे पहले आपको पूर्ण रूपेण पाक साफ होना पड़ेगा। ट्रोलिंग, आपकी सारी नैतिकता, आपका सारा द्वंद्व ध्वस्त कर दिया जाएगा अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पावर इंस्टीट्यूशन पे कोई कमेंट करके देखिए, जो कि साहित्य में सामने से मौजूद है। हम लोग योगी मोदी की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, रसिया के अलावा दुनिया में कहीं कोई साहित्य पाबंदी पे नहीं जाता है। अब भी जो साहित्य पे पाबंदियां हैं वो सिर्फ रूस में थोड़ा बहुत होता है। वहीं का शासन और वहीं के लोग थोड़े इस लेवल पे साहित्य को महत्वपूर्ण समझते होंगे। अदरवाइज हमारे यहाँ, कम से कम हमारे देश में, तो जो इनकी अनुषंगी संस्थाएं हैं वे ही अपना रोल निभा रही हैं। अगर आपने कोई अच्छी बात कह दी तो उसके बाद आप टारगेट पे ले लिए जाते हैं, और वो टारगेट पे ले लिया जाना इतना ज्यादा हो चुका है कि एक भय का साम्राज्य, कि आपको कभी भी बेतरह ट्रोल किया जा सकता है भयानक तरीके से। मतलब आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाऊंगा, और जो है सोशल मीडिया पे जानते हैं वो उस घटना को जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि एक लेखिका के खिलाफ बिल पड़ा ये हमारा
सोशल मीडिया, यानी कि क्या शब्द दिया है मैंने, लोकप्रिय नैतिकता वाला जो लोग हैं वो लोग उस पर पिल पड़े और एक एक दिन में 400-400 कमेंट गालियों वाले हो रहे थे। 400-400 कमेंट एक एक दिन में हम उनके बीच बैठ के लिख रहे हैं। हमारा स्ट्रगल आप सोचिए कि हम अगर एक वाक्य लिख देते हैं, कुछ हमको थोड़ी सी छूट होनी चाहिए लिखने की, थोड़ा दाएं बाएं, इसके लिए गाली दिया जाने लगे तो समझिए कि अब क्या माहौल हमने तैयार किया है, किस माहौल में हम लिख रहे हैं। और अगेन मैं तीसरी बार कह रहा हूं और आखिरी बार कि यहाँ पे योगी मोदी वाली बात नहीं है, अभी वो बाद में आएगी। ये सब उसे मजबूत करने वाले लोग हैं इन के इन प्रकार कि 2 दिन बाद, उस घटना के 2 दिन तक मैं काफी वोकल रहता हूं, बावजूद मैं खुद बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं हमारे डर के 2 दिन बाद मैंने उस महिला के पक्ष में एक छोटी सी पोस्ट लिखी। मैं जानता था, अच्छा मेरे पास बहाने भी थे, वही बात है द्वंद्व वाला, कि मैं यहाँ से दिल्ली से औरंगाबाद मुझे जाना था, तो यात्रा बड़ी हेक्टिक थी, तो मैं उससे फ्रेज नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या लिखना है। उसको लिखने के बाद उस स्त्री ने मुझे मैसेज किया, और ऐसा भी नहीं कि हमारी दोस्ती है, बस हम एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे का थॉट अप्रिशिएट करते रहे हैं, और कभी अगर एक आध बार फोन पे बात की हुई होगी तो मैंने ही फोन किया होगा। मैंने जब पोस्ट लिखी और लोगों ने सच में, जो जेन्युइन, जो प्यार करने वाले लोग हैं वो भी तो हैं ही मौजूद, उन्होंने, उस महिला ने मुझे मैसेज किया कि थैंक्स, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड। इसी सोशल मीडिया पे यही साहित्यकार लोग, बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर बोलने वाले लोग, केवल एक, क्यों नहीं किसी को एक लाइन गलत कहने का अधिकार होना चाहिए भाई? वो गलत कह ही दिया तो क्या हो गया? आप उसका पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन सब खोल कर रख देते हैं, और आपकी बढ़िया किताब छपती है, आपकी, क्योंकि आपकी रीच बढ़ गई है गाली गलौज करने से, तो आपके पास मतलब जो प्रकाशक है उसको ये बताने के लिए है कि हमने 10,000 फॉलोअर वाले को किताब छाप दी। खैर ये अवान्तर हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोरालिटी को थोड़ा इसमें पॉजिटिव बात करते हैं कि पहली बार मेरे तई मैंने देखा कि शिवमूर्ति ने अपने उपन्यास तर्पण में इसे बहुत सुंदर तरीके से उकेरा है। हालांकि मैंने उनसे पूछा तो कहे कि यार मैंने तो कहानी लिखी है, तुमको जैसे पढ़ना है पढ़ो। उस उपन्यास के दूसरे ही पन्ने पर एक ही वाक्य 2 बार आता है, एक ही वाक्य डिट्टो हिज्जे दर हिज्जे एक साथ आता है, और वो है कि अगर अंधेरा थोड़ा और गहरा गया होता तो, अगर अंधेरा थोड़ा और गहरा गया होता तो, ये पहली बार दूसरे पैराग्राफ में आता है और आखिरी बार नीचे के किसी पैराग्राफ में आता है। ये वाक्य 2 बार आता है, और दोनों ही बार यह जिस कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम बाहरी समाज में, जैसे हमारा जो बाहर की दुनिया है जहां हम फेस कर रहे हैं, वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, नैतिकता यानी कि प्रचलित नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता, तो पहली बार आता है कि एक पुरुष है, वो घात लगाए बैठा है कि सारे खेत उसके हैं, और वो नायिका जो है वो चली आ रही है स्त्री, और ये चाह रहा है कि थोड़ा अंधेरा घिर गया होता और ये लपक के अगर एक गन्ना खींच लेती मेरे खेत से, तो इसी चोरी के इल्जाम में, देखिए चोरी यहां पर प्रचलित नैतिकता है, कि उस चोरी की उसे वो सजा देता उसके साथ जबरदस्ती करके। और अगली बार ये वाक्य आता है कि वो नायिका कहती है, सोचती है कि अगर थोड़ा अंधेरा घिर गया होता तो मैं थोड़ा साग खोट लेती सरसों का। एक ही पन्ने पर एक ही लेखक एक ही वाक्य को 2 बार किस खूबसूरती से रखता है इस नैतिकता के सवाल को उठाने के लिए। अगर ये सवाल 50 बार 100 बार पहले भी उठ चुका होता तो मैं इस पर बात नहीं करता, लेकिन ये सवाल ही नहीं उठ रहा है हमारे सामने। मतलब अभी भी ये जो एक बार कहने की इजाजत दीजिए कि जो ब्राह्मणवादी नैतिकता है, जिसमें चोरी करना पाप है, बड़े स्तर पे होता होगा, लेकिन गन्ने की चोरी तो पाप नहीं है।
या साग फूट लेना पाप नहीं है। ऐसी जो छोटी मोटी चोरियां हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कोई कहानी लिखी दी जिसमें किसी से क्वेश्चन किया गया, तो कोई इतना बड़ा पाप नहीं है कि फिर आप याद रखें, समूह बनाएं और किसी और दिन किसी और विषय पर जाके ट्रोल करें, किसी और मेरे किसी पुराने खेत के मुकदमे को आप खींच लाएं, कुछ ऐसा ऐसा मतलब बहाना बना के। तो यह इधर बार बार हो रहा है कि एक आप जैसे ही कोई पोजीशन अख्तियार करते हैं, सुबह बसंत जी कह रहे थे लेखक के रोल की बात पर, या तो वह कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, उसे दिख गया है कि भाई अंधेरा जितना वो इजी समझ रहा था 2013 के पहले कि ये तो 243 सीट लेके आए वही बहुत होगा, बहुत सारी बातें चलती थी उस समय। अब एहसास हो चुका है लोगों को कि वी आर गोइंग बैक, और उसमें जहां जहां बोगी में जगह मिल रही है लोग ले रहे हैं। एक तो वैसे लेखक हैं, कुछ लोग अभी भी नासमझी में या उम्मीद में, उनके खिलाफ हिंदी के भीतर की संरचना किस तरीके से सक्रिय है उसको समझने की जरूरत है। मुकाबले की बड़े प्रश्न, और बड़े प्रश्न से हमें जूझना चाहिए, लेकिन कैसे। एक थोड़ा सा भदेश किस्म का एक रूपक बताऊं कि लगान फिल्म में जब मैच शुरू होता है तो क्या होता है कि अंग्रेज बैटिंग करने लगते हैं। तो जब अंग्रेज बैटिंग करने लगते हैं तो बॉल ऊंची आती है और सारे फील्डर, जो ये भुवन की टीम के सारे फील्डर हैं, वो कैच लेने के लिए दौड़ते हैं, सारे लोग दौड़ते हैं। तो बुला के समझाता है कि जिसके पास बॉल जाएगी वही पकड़ेगा। सारे लोग अगर एक ही लड़ाई लड़ने लगेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सब अपना, क्योंकि हम इस दायरे में हो क्या रहा है कि हम जो जो वास्तविक द्वंद्व जहां होने चाहिए उसे हम बाईपास कर रहे हैं। जैसे परिवार, जैसे पुरुष, जैसे पैरासाइट, जो सोसाइटी के पैरासाइट वाले एलिमेंट। और मैं नहीं कह रहा हूं, इस पर इतनी अच्छी फिल्म बना दी भी इधर वांग चुंग, उन्होंने इतनी सुंदर फिल्म बना दी कि वो कैसे पूरी दुनिया में एक पैरासाइट एलिमेंट इतना बड़ा, इतना ज्यादा फैल चुका है। हम भले हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में लेखक होने के नाते हमें भी वो प्रिविलेज वाले साइड में ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, हम भी चुप रहते हैं। जब मैंने पहली बार इसको ध्यान से पढ़ा कि मीडिया जो है कवर करता है, तो मुझे हंसी आई कि तो सही बात है, मीडिया तो कवर करने के लिए जाता है, वो अनकवर तो करता ही नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के हाथ में है। दूसरी, भीतर और बाहर का द्वंद्व। अभी भी अगर आप बात करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद है, जहां पे सबसे अधिक उम्मीद होती है, वहीं से सबसे अधिक निराशा भी होती है। एकेडमिया पे जब बात होती है, दोस्तों के नाते और हिंदी साहित्य से जुड़े होने के नाते एकेडमिया से थोड़ा करीब का परिचय है। लोग कहेंगे कि हाँ, विश्वविद्यालय पर तो देवेंद्र की कहानी अच्छी आई थी, वो क्षमा करो हे वत्स 1981 या अच्छा क्षमा करो हे वत्स में वो यात्रा करते, ओके सॉरी, वेरी गुड, थैंक यू। तो नालंदा पर गिद्ध बेटे पर थी, लेकिन उसमें भी बेटे को लेकर जो कैंपस में यात्रा करते हैं, हाँ मुझे वही दृश्य याद आ गया। और दूसरी कहानी बहुत अच्छे से लिखी राकेश मिश्र ने, तक्षशिला में आग। अगेन वो प्रेम कहानी में तब्दील हो जाती है। और जब आप प्रेम कहानी लिख रहे होते हैं तो बाहरी सारी जो परिस्थितियां हैं वो सच में एक्सटर्नल सीन में आ जाती हैं, इंटरनल तो फिर प्रेम ही रह जाता है। तो एकेडमिया में डे टू डे लाइफ में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। मंजू दीदी बैठी हुई हैं, मैं पहले ध्यान दिया तो शायद ना बोलता, बट एनीवे शी विल अप्रिशिएट मी। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिस पर उपन्यास बन सकते हैं, लेकिन कोई नहीं लिखता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इवेल्युएट होना तो वहीं जाना है, वहीं से आपको सर्टिफिकेट मिलने हैं, वहीं से मिलना है। पिछले साल एक कहानी छपी। इस परिचर्चा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई नहीं लिख रहा है। मैं तो पढ़ता हूं ना मैडम। तो मैं बता रहा हूं मैडम कि पिछले साल एक कहानी छपी, आपको जानकर अच्छा लगेगा।
पिछले साल एक पत्रिका में कहानी छपी जिसमें पीएचडी में एडमिशन की लेकर वो समस्या है, और उस समस्या का, उस कहानी का सबसे बड़ा विलेन एक छात्र है। कैन यू इमेजिन, बाहर से रहते हुए। ये अल्पना मिश्र जी की कहानी है। तो उसमें सबसे बड़ा जो मुश्किल एलिमेंट है, विलेन कहना गलत है, जो टफ एलिमेंट है वो छात्र है, बाकी सब बड़े निरीह हैं। इन चीजों को ऐसे देखा जा रहा है। तो मैं कहने का मतलब है कि हम सब सांप्रदायिकता पे लिख देंगे, दूर कहीं देखी गई कोई जातिवादी घटना पे लिख देंगे, लेकिन जो इंटरनल प्रॉब्लम है उस पर हम वाकई, भले हम कितनों भी बात कर लें कि हम तो अंदर की बात लिखते हैं, प्रेम की बात लिखते हैं, लेकिन मुख्य समस्याओं पर, कहानी अगर समस्याओं पर लिखी जा रही तो अगर आप अपने आप को 12वां खिलाड़ी मानकर बाहर कर चुके हैं तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य का नेचर जानते हैं, हिंदी साहित्य शुरू से जो मतलब बचा हुआ साहित्य है वह टकराता हुआ रहा है चीजों से, आप उस परंपरा को भी मटियामेट कर रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं मतलब और अब राइटर्स की तरफ चलूं तो एक है कि भाषा का प्रश्न। जब अरुण प्रकाश की कहानी आई थी भाषा, दंत स, भा और दंत स वाला भाषा, तो हम लोगों को लगा था कि ये तो एलियन समस्या है, ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे यह सच में बड़ी समस्या बन गई है कई कारणों से। और ये द्वंद्व में पता नहीं राइटर और साथी, मैं तो फील करता हूं उस चीज को, जैसे अभी मैंने फील करना बोला, महसूस करता हूं। डे टू डे, दैनंदिन जीवन में अंग्रेजी ने हमें इस तरीके से, जो हमने एक स्वीकार कर लिया इस कॉलोनियल माइंडसेट को, कि हमें कोई इसका गिल्ट भी नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। कई बार तो वो अप्रिशिएट भी किया जाता है कि अच्छा, एक बढ़िया वर्ड, बढ़िया शब्द अंग्रेजी का आया है इस वाक्य में। इस चीज को बताने के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण रखूंगा कि जब हम अच्छी हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं तो यह बात कही जाती है कि ये अब कौन समझता है। आप अखबारों की बात ले लें, वहां भी अंग्रेजियत का बोलबाला हिंदी वालों में भी बढ़ रहा है। वह स्थिति जो है, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह स्थिति कहीं ना कहीं हमारे रचना प्रक्रिया पर असर डालती है, जो हमारी रचनाशीलता है, कि हम बिना भाषा के तो आप लिख नहीं सकते। एक और मजेदार बताऊं मैं कि लोग कहानी के टूल्स न सीखने को यथार्थवाद का इज इक्वल टू मान लेते हैं। कहानी अल्टीमेटली एक आर्ट फॉर्म है, अंततः। हाँ, गलत हिंदी बोलने को भी अंग्रेजी आना मान लेते हैं। और आर्ट फॉर्म, कहानी तो कहानी है ना, फिर जो आर्ट है, जो कला है, सारी आपकी पक्षधरता के साथ, मैं बावजूद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आपकी सारी पक्षधरता मजबूरी, आपकी वो जरूरत है, आपका वो रॉ मटेरियल है। लेकिन कहानी अल्टीमेटली एक आर्ट फॉर्म, एक कला है। वो उसके टूल्स न सीखते हुए आप मान लेते हैं कि जो घटना घट गई है उसको हूबहू लिख देना ही कहानी है। वो तो घट गई, वो दूसरे काल क्षेत्र में, दूसरे आर्ट फॉर्म में घटी है। वो वहां पे जहां पे जीवन मरण का प्रश्न है वहां घटी है। लेकिन आपके लिए तो कहानी में दोबारा आप उसको सोच रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं। यह एक चीज मैं फील करता हूं, अपने महसूस करता हूं दूसरे साथियों के लिए। अपनी अगर बात करूं मैं, तो मेरे साथ स्मृति का और समझदारी का, जैसे जैसे, हालांकि एक वास्तविक बात बता रहा हूं, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, कि जब घर और परिवार में कोई समझदार कहता है हम लोगों को, तो ठीक ऐन वक्त याद आता है कि बाहर की दुनिया में तुम इतने बेवकूफ हैं, बाहर की दुनिया तो हमें इंसान भी नहीं मानती और घर वाले हमें समझदार मानते हैं। कितना बड़ा गैप है। तो जैसे जैसे समझदारी आ रही है या बढ़ रही है, वैसे में मेमोरी, स्मृति और समझ दोनों में एक
मैं किसको नेगेटिव कहूँ, किसको मैं पॉजिटिव कहूँ, दोनों में बड़ा वो पिलर जैसा द्वंद्व है। दोनों अलग अलग ध्रुव पर हैं। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा कि ये जो सेबाल्ड का उपन्यास है ऑस्ट्रलिच, बड़ा बढ़िया प्रोफेसर, लंदन में जॉब करता है, प्रोफेसर आर्किटेक्ट का, मतलब उससे ऊपर की कोई उपलब्धि दुनिया में शायद ही होती हो, जो आपको सेल्फ कंटेंट रखे। बाकी तो पैसा रुपया अंबानी अडानी सब है ही, लेकिन जो आपके आत्मसंतुष्टि के लिए कोई अच्छी चीज हो सकती है कि आप लंदन के बेस्ट विश्वविद्यालय में, सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लैंग्वेज पर आपका कमांड है। और आपको बताऊं मैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है ये, यानी कहीं ना कहीं वह लेखक भी मौजूद है सेबाल्ड। तो जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका नाम है जैक्स ऑस्ट्रेलिच, अब वह अपना तो उसको सब भूला हुआ है, वो दुनिया भर की पड़ताल कर रहा है कि आर्किटेक्चर क्या है, तस्वीरों के क्या मायने हैं। और धीरे धीरे उसे मालूम चलता है कि वह एक ट्रांसपोर्टेड चाइल्ड है। इसके लिए एक टर्म चलता है, मैं टर्म भूल रहा हूं, कि जब 30s में जर्मनी में सब समस्याएं आने लगी थी, तो तमाम विकल्पों में एक विकल्प यह हुआ था कि छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल के 4 साल के बच्चों को माँ बाप यह जानते हुए कि अब हम लोग को मार दिया जाएगा, उन लोगों को भेज देते थे कहीं और, बिना जाने अनजान, बेच देने वाले अनुमान से। अपने आप को वो ट्रांसपोर्टेड चाइल्ड या कुछ ऐसा उसका टर्म है, उसे वो लोग माँ बाप मतलब पता भी नहीं होता था कि मेरा बच्चा कहां जा रहा है। और हजारों हजार की संख्या में ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसी थीम पर उनका नॉवेल है, जो पॉलिश नॉवलिस्ट है, द पेंटेड बर्ड, रंगी हुई चिड़िया, मतलब जो दूसरे ग्रुप में चला जाए अपना रंग पोत के। तो पेंटेड बर्ड की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिच, वह धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह तो ऐसा बच्चा है कि उसके माँ बाप जो जानता रहा है, जो रिकॉर्ड में है, वो उसके माँ बाप नहीं है। उसके माँ बाप ने बस जिंदा रहने के लिए किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करा दिया था। और अब जब वो अपने माँ बाप की तलाश में निकलता है, रचना का क्या असर होता है, शब्दों के क्या असर होते हैं, वह आदमी धीरे धीरे इतना बड़ा, मतलब दुनियावी सफलताओं को पाने वाले लोग ना मामूली नहीं होते हैं, उनका ये वाला बहुत स्ट्रांग होता है। उतनी बड़ी सफलता को पाए हुआ आदमी विक्षिप्त सा होने लगता है जब वो इन सच्चाइयों में उतरता है कि उसके माँ बाप कौन थे, क्या पता करना है उसे। कहने का मेरा आशा है कि शब्द जब अपना प्रभाव डालते हैं तो इस हद तक डालते हैं कि एक एक आदमी जो सबसे सफलतम लोगों में से एक हो सकता है दुनिया में, वह विक्षिप्त होने लगता है। वह एक द्वंद्व हमारे साथ, हमारी भाषा में है। इसको मैं अगर अपने गांव जवार पे देखूं तो खास करके महिलाओं के बारे में हमारी बहुत सारी, जैसे मेरी परवरिश हुई तो हम उस समय 2 भाई थे, बाद में तीसरे भाई हुए। तो छोटे भाई को गांव के झगड़ों के कारण हॉस्टल में डाल दिया गया, तो बचा मैं अकेला। तो हमारी 8 बहनें, चाचा वाचा सबकी लेके, और 4 बुआएं। तो मैं मतलब स्त्रियों के बीच ही पला बढ़ा। तो अब जब उनकी कहानियां मैं सुनता हूं धीरे धीरे कि वो अपने जब ससुराल में गई तो कैसे वहां पर विलेनियस रोल में आ गई, तो दुनियावी टर्म्स में तो लगता है कि अच्छा यहाँ ऐसे ऐसे हुआ, चेन ऑफ इवेंट्स ये है। लेकिन जब हम उसको एक कहानी में प्लॉट करते हैं तो पाते हैं कि वो तो सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। उसने अपने आप को ऐसे संघर्ष, जैसे इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से लिखा है पीटर हैंडका ने अपने नॉवेल में अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, जो अपनी माँ के मरने पर वो लिखते हैं। अगेन आज चांस की बात है कि दोनों ही, वो ये भी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ही है, कि अपनी माँ के मृत्यु पर जब वो उपन्यास लिखते हैं तो वह जो खुद लेखक को एक सामान्य स्त्री लगती रही होती है पूरी जिंदगी, वो उस उपन्यास में लार्जर देन लाइफ उसका कैरेक्टर निकल के आता है। तो मेमोरी वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, यानी स्मृति और समझ का जो ये जो चैलेंज हमें आ रहा है हमारी रचनाशीलता में, मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है।
एक कुछ चीज़ें मैंने कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे लिखी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोरालिटी और स्मृति और समझ, धर्म और व्यक्ति, इस पर काफ़ी बातचीत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो पोजीशन, जो ट्रेनिंग हम लोगों की हुई, उसमें एक रिवर्सल मैं भी फील कर रहा हूँ। ये लगने लगा है कि कहीं दुनिया सच में तो वापस नहीं जा रही है धर्म के मामले में। हम लोग को लगता था कि दुनिया आगे बढ़ेगी, यही सिखाया भी गया कि धीरे धीरे विकास होगा, लेकिन सारी चीज़ें वो इतनी पारंपरिक तरीके से वापस आ रही हैं। जैसे ये या तो हमें गलत सिखाया ही गया हो, ये भी हो सकता है, सिखाने वाले को पता रहा हो। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं फेस करता हूँ अदर देन राइटिंग फ्रंट, वो है कि मैं अपने बच्चे को क्या बताऊँ। वो मुझसे पूछता है कि पापा ये मंदिर पे पूछेगा या मूर्ति पे पूछेगा, तो मैं उसको ऑब्जेक्टिव बात बताऊं या जो कहानियां जो उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि छोटा है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो कल को बीच बीच में क्या हो गया था उसे कि हमारे यहाँ क्रिकेट मैच थोड़ा देखा जाता है घर में, तो वो हम लोगों के एंटी टीम को चुन लेता था, जो हमारे टीम, हमारे खिलाफ टीम है, मतलब जिसको मान लीजिए श्रुति को थोड़ा पसंद है क्रिकेट देखना, तो उसके खिलाफ एक टीम चुन लेगा। जैसे अब आज की तारीख में उसकी टीम पसंदीदा हो गई है वो ऑस्ट्रेलिया, बीच में उसकी पसंदीदा टीम पाकिस्तान हो गई थी। तो मैं डरता था कि ये अगर क्लास में कुछ बोलेगा और जैसा माहौल, जैसी पेरेंटिंग हो रही है, अगर बच्चे सच में अगर इसको बुली कर दिए इस बात के लिए, तो क्या करेगा ये। धर्म के मामले में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है कि मैं उसको क्या सिखाऊं। धार्मिक जो उत्सव हो रहे हैं, जो आयोजन हो रहे हैं, जैसे अभी मैं गया तो मोहल्ले में जो दुर्गा मंदिर हैं, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी परंपरा है, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो 3-4 दिन खाना पीना होता है वो दुर्गा पूजा वाला। तो वहाँ गए हम लोग, तो अनाउंस किया कि भाई हम कुछ कहेंगे, तो हम जाके क्या कहते हैं, मैंने वो एक भजन गाया। तो वैभव ने पूछा कि तुम तो इसको घर पे सुनते नहीं हो, घर पे तो मेहदी हसन और पता नहीं क्या क्या चलते रहता है तुम्हारा। उसने काउंटर किया। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपने कुछ फैसले किए हैं कि कैसे बताना है। मैं एक चैलेंज की बात कर रहा हूँ। दूसरा इसमें चैलेंज हमारे साथ सबसे बड़ा जो है धर्म और व्यक्ति वाले मामले में, कि कहीं ना कहीं धर्म ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली है। कम से कम जो हम इमेजिन कर रहे थे, जो 70 का दशक हमारे सामने उदाहरण की तरह है, वहाँ उस समय के जो व्यक्तिगत विद्रोह लोगों ने किए हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल हुआ करते थे। व्योमेश शुक्ल ने इस पर एक कविता भी लिखी है, 70 का दशक या ऐसे ही कुछ शीर्षक से। वहां से एक रोल रिवर्सल है मेरे ही साथ। जो मेरे भाई लोग मेरे ट्रेनिंग में रहे, मेरे साथ पढ़ते लिखते रहे, अब शादी ब्याह हो गया है तो वो इतना लंबा चौड़ा टीका लगा के चले आते हैं, मैं मतलब खुद भी अनईजी फील करने लगता हूं। ये चीजें कहीं ना कहीं अकेला कर दे रही हैं, बहुत ज्यादा अकेला कर दे रही हैं। और वहीं से वह मेरा सवाल जो मैंने शुरू में बोला कि टू राइट और नॉट टू राइट वाला प्रॉब्लम आ रहा है। मैं लिखना छोड़ने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एकमात्र वही चीज़ है जो थोड़ी बहुत आती है, और कुछ भाई आपको आना भी चाहिए ना, तो और कुछ मुझे आता भी नहीं है। लेकिन यह सवाल है। इस चक्कर में अभी मैंने अपना 250 पन्नों के आसपास का एक उपन्यास खारिज कर दिया कि भाई ये जो मैं सोच रहा हूँ वो बात निकल के नहीं आ पा रही है। और वो कि ये नहीं कि कोई सीन, कोई प्रेम दृश्य या कोई मर्डर सीन ऐसा खराब नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे अपने हैं, अब वो मोरालिटी के हैं चाहे दूसरे सवाल हैं, उन पे वो चीज़ नहीं बन के आ रही थी। वो एक रेखी हो जा रहा था, जैसे कोई सेल्स का प्रेजेंटेशन होता है वैसा। तो ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो प्रश्न हैं, ये हम पर प्रभाव डाल रहे हैं। एक दूसरा प्रभाव हमारी रचनाशीलता पे एक चीज़ और की पड़ती है कि आप कोई थीम सोच रहे होते हैं, तब तक आप उस पर कुछ ऐसा मास्टरपीस पढ़ लेते हैं कि ये अब इससे अच्छा आप क्या लिखेंगे, तो उसको छोड़ना पड़ जाता है। जैसे इमोर्टैलिटी, मैंने अपनी दादी को नहीं देखा था, तो बड़ा मन होता था, जैसे जब पापा बताते हैं कि भाई दादी नहीं रही, तो मतलब वो बताते हैं कि जब से माँ नहीं रही तब हमारा भूख खत्म हो गया। तो ये सब इतने इमोशनल डायलॉग होते हैं कि वो इंस्पायर करते हैं लिखने के लिए। अब मैंने सोचा कि एक अमर कैरेक्टर लिखा जाएगा। उन्हीं दिनों मिलान कुंदेरा का इमॉर्टलिटी पढ़ने को मिला,
फिर हमने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि ठीक है, इतना सुंदर तो ऑलरेडी इस पर लिख के जा चुका है भाई, हम लोग क्या लिखेंगे इस चीज़ पर। यह कुछ समस्याएं हैं जो द्वंद्व की शक्ल में हमारे पास हमारी रचनात्मकता के लिए हैं। हमारे मैंने आखिर में जो एक लाइन लिखी है उसी को पढ़ देता हूँ कि इनसे कोई निजात नहीं है। वो निजात पाए क्यों, जो गालिब का एक पद है। कभी कभी तो लगता है कि ये द्वंद्व ही अपनी थाती हैं, ईमानदारी से इनसे उलझा रहा जाए तो शायद यही कोई रास्ता बताएंगे। धन्यवाद।